हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 8, यानी जिसमें कि हम लोग पढ़ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे। तो दोस्तों, मैं जो झारखंड बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, ये झारखंड बोर्ड में जो एग्जाम होने वाली है एमसीक्यू, तो इस चैप्टर यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग कहा जाए तो लगभग 35 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है हेल्थ एंड डिजीज से ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद है जो 8 से 10 जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो इनसे ही रिलेटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया है। देखिए, सबसे पहले डेज के बारे हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ डेज पूछा जाए, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। सेकंड है रेड क्रॉस डे 8 में। यस, रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी एक तरह का ऐसा संगठन है, हमारे हर जगह पर इंडिया में भी है। तो वो क्या होता है कि कुछ आपदाओं यानी कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन के समय हेल्थ को लेकर केयर करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, तो रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। दूसरा क्या है? एड्स डे। एड्स डे कब मनाया जाता है? ये तो एड्स डे हमारे इंडिया में, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में कहिए तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर। ठीक है। मलेरिया डे दिवस कब मनाया था? मलेरिया डे बोले तो मलेरिया दिवस 20 अगस्त एंड डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। तो ये जो आपके पास कुछ डेज लिखा हुआ है 5 तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट अब आते हैं डिजीज एंड पैथोजन के बारे। तो डिजीज एंड पैथोजन से भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉमन कोल्ड, जो सामान्य खांसी हम लोग सर्दी खांसी जो कहते हैं, वो किन के कारण से होता है? वो राइनो वायरस के कारण से होता है। दूसरा कहता है क्या? एमीबायसिस, ये किन के कारण होता है? तो एमीबायसिस और मलेरिया दोनों जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटोजोआ लिखा हुआ है। रिंग वर्म जो है दांत खाज खुजली जो है कह रहे हैं, वो किन के कारण से? तो वो फंगस है, कवक के कारण से होता है। अगला क्या? फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव, एलिफेंटासिस जिसको भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो वो किनके? वुचेरिया वेनक्राफ्टी। वुचेरिया वेनक्राफ्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके कारण से फैलता है क्या? फाइलेरिया। दूसरा आ गया अगला मलेरिया। मलेरिया जो है होता है किसके कारण? तो प्रोटोजोआ है उनके कारण से। लेकिन इसका किसके माध्यम से फैलता है? तो भाई ये मादा एनाफिलिस मस्क्यूटो जो है, फीमेल जो एनाफिलिस मस्क्यूटो है, उनके कारण से फैलता है। लेकिन वो है किसके? कौन सा उसमें हो जाता है क्या? कौन सा पैथोजन? तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और इफेक्ट कहां करता है? तो लीवर को स्पेशली। तो आई नेक्स्ट क्या है? डेंगू। डेंगू जो बीमारी सुनते हैं अभी बहुत फैला हुआ है, और हाल फिलहाल भी अभी अक्सर सुनते होंगे कि डेंगू जो है मतलब मच्छरों के काटने से फैल रहा है टाउनों शहरों में। तो डेंगू जो होने का रीजन क्या है? फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो के कारण डेंगू फैलता है। कोविड-19 जो हाल फिलहाल हमारे इंडिया प्लस पूरा विश्व भर में एक बहुत खतरनाक बीमारी के तौर पर क्या है? उभरा हुआ है। ठीक है, पहले भी आया हुआ था पर इतना भी ज्यादा असर नहीं किया था, पर इस बार जब से आया है तो एक घातक और एक क्या था? परेशानी प्लस कहा जाए तो सब में एक डर पैदा कर चुका है। तो कोविड-19 एक डिजीज है, पूरा नाम अगर कहा जाए तो सीओ से कोरोना, वी से वायरस, आई से इम्यूनो डिजीज, यानी कोविड वायरस इम्यूनो डिजीज है ना। तो इस 19 इसलिए दिया गया क्योंकि 19 में इसको फॉलो किया गया है। 2019 में ये ज्यादा स्टार्टिंग चेन्नई में चाइना में देखा गया है। तो इस कारण से 19 में आया है, इस कारण से डिजीज का नाम दिया कोविड-19। तो ये हुआ किसके कारण से? तो कोरोना वायरस के कारण से होता है। ठीक है। अगला है एड्स। एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो डिजीज है ये भी किसके? एचआईवी वायरस है, जो एसटीडी डिजीज है। ठीक है, तो किसके कारण से होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। नेक्स्ट क्या है? एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या होता है भाई? एस्कैरिस भी क्या होता है ना, ये डिजीज जो एक्चुअल में आप फ्रूट्स खाते हो, पानी खाना, ये जितने वेजिटेबल्स हैं उनके कारण से जो इन्फेक्शन फैलते हैं वो एस्कैरिस होती है। इनमें भी एब्डोमिनल पेन है ना, इंस्टाइन्स प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं राउंड वर्म के कारण। अगला क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। टाइफाइड जो स्पेशली जो है गंदा खाना, पानी, जितने भी है हार्मफुल फूड है ना, तो वाटर, ये हम लोग जहां तहां जैसे खा लेते हैं, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो ये टाइफाइड में पेट का प्रॉब्लम, दर्द, पेट का पेन, एब्डोमिनल पेन होने का काफी चांस रहता है, और इसके कारण से क्या? स्टाइन प्रॉब्लम है ना, दूर बढ़ता है। तो टाइफाइड जो होता है जिसके कारण से होता है वो क्या? सल्मोनेला टाइफी, उनके कारण से फैलता है। अगला है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? एक्चुअल में निमोनिया में जो है ना, जो हमारे लंग्स का विजन होते हैं ना, वो सारा क्या होता है? पूरा ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक का मतलब क्या? क्लोज है ना। तो क्लोज करके क्या होता है? जो एयर एब्जॉर्ब होते हैं उनमें वो क्या होता है? अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिस कारण से क्या? रिस्पिरेशन पे प्रॉब्लम आती है। और होती क्या है निमोनिया में? जो जिनके कारण फैलता है उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने जितने भी डिजीज देखा और उनके पैथोजन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा आने का चांस है, जिसमें कि हम लोग फाइलेरियास लिखते हैं, मलेरिया, फिर आपका टाइफाइड है ना, और कॉमन कोल्ड, ये सब क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आइए अगला क्या? कुछ टेस्ट हमने 2 टेस्ट के बारे में लिखा है, काफी ये इंपॉर्टेंट दोनों टेस्ट। विडल टेस्ट किस डिजीज के मतलब चेक के लिए हम लोग कोई मतलब एक टेस्ट करते हैं, वो क्या है? विडल टेस्ट। तो विडल टेस्ट टाइफाइड अगर आपको है तो उसको क्या लक्षण दिख रहा है तो विडल टेस्ट करवाइएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं। दूसरा हो गया एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का भी जनरली यूज हम लोग क्या होता है? एड्स के लिए, जनरली एड्स के लिए ही यूज किया गया। और सारे भी डिजीज इनमें हम एलिसा का यूज करते हैं, मतलब जनरली अगर पूछा जाए तो आप एड्स को ही लिखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है टॉपिक, हेड क्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। जेनेवा है क्या भाई, जेनेवा एक शहर है कहाँ, स्विट्जरलैंड, यानी यूरोप के एक जो कंट्री है स्विट्जरलैंड, तो उनमें एक शहर है जेनेवा जो स्विट्जरलैंड के दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर है। तो वहाँ कहा जाए तो यूएनओ का लगभग बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा में ही है। अगला ये फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस कौन है बंदा, ये हिप्पोक्रेटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो हम लोग कह सकते हैं 326 BC में लगभग उस समय ये मौजूद थे। ये यूनानी थे, है ना, ग्रीक बंदा थे, और इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही जितने भी सारे रोग होते हैं उनके बारे में ग्रंथ लिखा है, जितने डिजीज है उनके बारे में ग्रंथ लिखा है ना, बुक लिखा है इन्होंने, और उसी से इन्होंने ही क्या होता है मेडिसिन, उसके उपचार के लिए मेडिसिन के लिए ट्राई किया और खोजा भी। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं क्या, फादर ऑफ मेडिसिन किनको नाम दिया जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19, जो हम लोग देखें इस बार कोविड-19 जो आया था, फर्स्ट केस कहां पर देखने को मिला, तो ये केस जो आया है कोविड-19 चाइना से आया है। तो हम लोग कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट केस कोविड-19 का देखा गया वो कहां है, चाइना। नेक्स्ट अगला क्या कहता है, द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, इंडिया में कहां देखा गया था, तो कोविड-19 का जो फर्स्ट केस इंडिया में वो केरला में देखा गया था, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन इज, क्या है, मतलब इंडिया का जो पहला जो कोविड-19 से रिलेटेड एक वैक्सीन आया, उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो कोवैक्सीन, क्या है, कोवैक्सीन जो था, ठीक है। अगला क्या है, द फर्स्ट कंट्री मेकिंग फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन, तो वैसा कौन सा देश है जो जिन्होंने क्या था DNA बेस्ड पर क्या था वैक्सीन तैयार किया, तो वो हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने लिखा है कोविड-19 से कुछ रिलेटेड टॉपिक। अब आगे की कुछ प्रॉब्लम्स हमारे हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट काफी है, तो हम चलिए इनको भी देखते हैं क्या कह रहा है। चूज द इन्फेक्शियस डिजीज विच इज फैटल, मतलब क्या करें, चूज करने का ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज का जो काफी घातक हो, है ना। तो इनमें घातक सबसे ज्यादा घातक जिससे जान भी जाया जा सकता है, तो वहां पर कौन है, पहला ऑप्शन क्या है, कॉमन कोल्ड, एड्स, निमोनिया, नन, मतलब खांसी सर्दी खांसी से जान जाने का तो ऐसा कुछ लक्षण नहीं थे, वायरल डिजीज है तो ऐसा नहीं है। एड्स और निमोनिया में जा सकता है बट इसमें बचने का चांस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। हम आप अपने आप को अगर हम अच्छे से देखभाल करें तो निमोनिया से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट आई एड्स, यहाँ पर एड्स जो है ये खतरा है भाई, एड्स का कोई अभी तक का ट्रीटमेंट नहीं निकला है। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो वो हो सकता है एक फैलने में 1 महीना भी लगे या कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है, बट अगर हो जाए तो उनका रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। तो एड्स जो है एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और एक घातक बीमारी है जिससे कि जान जाने की क्षमता पूरी होती है, क्योंकि इसमें जो इम्यूनो पावर है वो ही पूरा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, टाइफाइड इन्फेक्शन अकर्स इन, अब टाइफाइड के कारण क्या इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड में हमने बोला क्या कि गंदा खाना और पानी के कारण से यह बीमारी होता है। तो ये गंदा खाना पानी से जब कोई खाऊंगा मैं तो कहाँ जाएगा भाई, स्मॉल इंस्टाइन में जाएगा, तो इंस्टाइन प्रॉब्लम होने वाला है। तो इंस्टाइन वो जाएगा कैसे, तो उसमें वहां जाने के लिए तो हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि वहां से जितने भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो पूरा बॉडी में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्लड के थ्रू, तो ब्लड स्ट्रीम में भी हो सकता है, इंस्टाइन में हो सकता है, बोथ और नन, यानी बोथ का ऑप्शन दे रहा है, तो हमें मारना क्या रहेगा, बोथ का ऑप्शन, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ, निमोनिया कैसा डिजीज है भाई, तो ये मतलब निमोनिया जो डिजीज होता है कहाँ होता है, किस जगह पे है, तो ऑप्शन दिया है हार्ट, लंग्स, माउथ, नन। तो हमने कहा था निमोनिया में क्या होता है ना, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इफेक्ट आता है, हम लोग सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, श्वसन क्रिया करने में। तो यहाँ पर आप देखिए हार्ट का सांस लेने से वैसा कोई संबंध नहीं है, रीजन लंग्स दिया है, माउथ दिया, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, लंग्स, यानी फेफड़ा। फेफड़ा में क्या होगा कि वहीं का विजल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, एयर एब्जॉर्ब करने या बाहर आने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ निमोनिया क्या आंसर क्या मारेंगे, कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट डालते हैं, वो तो लंग्स को। नेक्स्ट कहता है ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या है भाई, तो ट्यूमर जो है ना, जब हमारे कैंसर सेल्स कैंसर हो जाते हैं किन्हीं को, तो कैंसर होने का रीजन क्या है भाई, तो हमारा जो सेल्स है ना वो नॉर्मल नहीं रहते है ना, वो अपना वर्क फंक्शन है ना डिफेक्ट हो जाते हैं। कैसे कहने का अर्थ हुआ क्या, एक पागल आदमी, एक नॉर्मल इंसान और एक पागल इंसान का जो फर्क होता है ना, वही एक नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स का होता है। तो पागल का रोल ही यहाँ पर कैंसर सेल निभाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पागल क्या करता है, अपना मनमानी हरकत करता है जैसे तैसे। तो ट्यूमर की जो बात हो रहा है, ट्यूमर में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, जो क्या होता है अपनी झुंड को बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, काफी तेजी से, और ऐसा ग्रो करते हैं ना जहां पर क्या होता है कि उसकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा पार्ट निकल आता है। जिस तरह देखिएगा किसी को ट्यूमर हो गया तो उस भाग का एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया, एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो वो जितने भी हो गए एक तरह पागल से हो गया, उनका वर्क फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो हमारे में क्या था डिफेक्ट इफेक्ट लाता है हमारे ऑर्गन्स को, अदर चीज को। तो यहाँ पर देखिए ट्यूमर क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इन्वेशन, यानी ऐसा कोशिकाओं का झुंड जो लॉस कर देता है क्या, प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इन्वेशन, मतलब एक दूसरे के बीच जो संपर्क को है ना वो लॉस कर देता है। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जब ये सेल्स होता है हमारे जनरल सेल्स जो होते हैं ना, उनसे क्या होता है कॉन्टैक्ट वो दूर कर लेते हैं, उनकी काम अलग हो जाती है, इनकी काम अलग हो जाती है, मतलब कि ये कहा जाए तो क्या इरेगुलर बेस में अपना वर्क फंक्शन करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, है ना। तो उनकी जगह पर उनसे बात नहीं मानते हैं, ऐसा समझिएगा। तो ऑप्शन ये सही लगा है। सेकंड कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इन्वेशन, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा कोशिकाओं का झुंड जो उसमें क्या क्षमता होगा एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने का, बिल्कुल नहीं, सबसे कॉन्टैक्ट वो नहीं करता,
हमारे जनरल सेल्स से वो कॉन्टेंट हटा देता है। तो ऑप्शन बी तो सही लग रहा नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स का गुण जिसमें एक विशेष गुण होता है, विशेष गुण होता है, बट इनमें हम लोग कह सकते हैं इनमें परफेक्ट तरह का सेंटेंस यूज नहीं किया है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द जनरल फंक्शन, सामान्य फंक्शन नहीं, सामान्य तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो लगा वो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेटास्टेटिस मींस क्या? मेटास्टेटिस क्या है भाई? तो ये ट्यूमर से संबंधित है। ट्यूमर यानी कैंसर का, जब हमारा कैंसर सेल्स का झुंड बन जाता है, कोशिकाओं का झुंड, पागल कोशिकाओं का झुंड, तो एक ट्यूमर का रचना करता है। ट्यूमर दो तरह का होता है, एक बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर कर सकते हैं क्या, जिस जगह पे ओरिजिन होता है ना वो वहीं पर आते हैं, दूसरी जगह पे वो क्या होते हैं, मतलब जाते नहीं है, अवे नहीं होते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है कि जिस जगह पर ओरिजिन हो चुका है उस जगह से बढ़ने पर, ग्रो करने के बाद अब वो दूसरा जगह को इफेक्ट करेगा, यानी प्लेस टू प्लेस चेंज करते चलेगा। और ये जो चेंज करने का प्रोसेस है ना, इसी को मेटास्टेटिस कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, मेटास्टेटिस मींस क्या होता है, तो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, मतलब ट्यूमर का फैलना कहाँ, अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, जहां से स्टार्ट हो वहां से दूर जाना, दूसरा जगह पर फैलना ही है मेटास्टेटिस। हाँ, सेंटेंस सही लग रहा है। अगला क्या पढ़ लेते हैं फिर, कॉन्फिनेशन ऑफ ट्यूमर ऑफ द साइज ऑफ ओरिजिन, जहां पर साइज है, ओरिजिन हुआ है, उस साइज मतलब वहां पर उसका संख्या को, जगह को बढ़ाना, हाँ बढ़ाना है, लेकिन उस जगह को मेटास्टेटिस हम लोग कहा नहीं सकते। थर्ड क्या कर रहा है ऑप्शन, इलार्जमेंट ऑफ द सेल इन साइज, मतलब उस जगह पर सेल का साइज बढ़ा जाता है, बिल्कुल नहीं, सेल का साइज बड़ा नहीं होता है। डिजेनरेशन ऑफ सेल, मतलब सेल्स का वहां पर डिजेनरेट होना, बिल्कुल नहीं भाई। मेटास्टेसिस का मतलब ही होता है फैलना। मैं अभी जस्ट बताया कि वन प्लेस से अनदर प्लेस में, जब एक जगह पूरा अच्छा बढ़ जाता है तो वहां से चेंज होकर दूसरे ऑर्गन्स या दूसरे पार्ट पे जाकर ग्रो करना ही मेटास्टेसिस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो फर्स्ट है वो हमारा परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी रिलेशनशिप यानी कॉपुलेशन के माध्यम से फैलता नहीं है। तो यहाँ देखिए हेपेटाइटिस बी बिल्कुल ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैल सकता है। गोनोरिया भी फैल सकता है और सिफिलिस भी फैल सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया ये तो वायरस है, ये उनके कारण भी होता है, गोनोरिया बैक्टीरिया, सिफिलिस यानी ये तीनों जो है एक्चुअल में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और टाइफाइड तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ये बैक्टीरिया के थ्रू से होता है, मतलब जनरल जो हम लोग कह सकते हैं गंदा खाना पानी के माध्यम से, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है कौन, तो टाइफाइड। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सीरोसिस इज रिलेटेड टू, सीरोसिस होता क्या है भाई? तो सीरोसिस को हम लोग कह सकते हैं ऐसा, ये भी जो होता है ना सीरोसिस, ये एक्चुअली में जितना हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, है ना, तो ज्यादा मात्रा में जब हम अल्कोहल यूज करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, हमारा जो लीवर है वो इफेक्ट हो जाता है। और इसी कारण से जो हमें बहुत घातक प्रॉब्लम होता है, लीवर कमजोर होगा तो भाई आपका डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत है, क्योंकि लीवर जो एक्चुअल में कहा जाता है ना, जितने भी हार्ड सब्सटेंस डाइजेस्ट करते हैं उसका पावर कहाँ होता है, लीवर के पास। यानी खान पान का सारा चीज डाइजेशन अगर लीवर सही ना हो तो हमारे पास क्षमता नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं, कैपेबल नहीं होंगे। यानी सिरोसिस में रिलेटेड किससे है, तो लीवर से, लीवर में इफेक्ट डालता है और होता है किसके कारण से, तो एक्स्ट्रा अल्कोहल सब्सटेंस पीने से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब हमारे देश में जो ड्रग्स रिसर्च है इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, तो लखनऊ में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैंने दिया हूं, बट ये ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। क्या कहता है, देखिए इम्यूनिटी दो तरह का हम लोग कहते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी वैसे कहते हैं जब सेल्स के माध्यम से हमारे पास जो है अंदर बॉडी में एक पावर जनरेट होता है ना, अंदर में लड़ने के लिए, जो हार्मफुल सेल्स आते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजन आते हैं उससे लड़ने के लिए जो एक पावर जनरेट करता है, क्योंकि मतलब अपना ही सेल्स के थ्रू से मिलता है, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जब हम कुछ दूसरे सब्सटेंस के थ्रू से हम किसी पैथोजन को हटाते हैं, भगाते हैं, तो उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन क्या क्या दिया, वैक्सीनेशन, कोलेस्ट्रॉम, रेडीमेड एंटीबॉडीज और ऑल। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीन अगर लेते हैं तो हम लोग वैक्सीन में याद रखिए कि वो पावर हम लोग ना अपने ही सेल्स को देते हैं, और सेल्स को कहते हैं भाई ये पावर को लो, पावर बढ़ाओ और उस पैथोजन से फाइट करो और उसे मार भगाओ, है ना। तो ये पावर देते हैं किसको, अपने ही सेल्स को। तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल वैक्सीनेशन हो सकता है, ये तो 100% सही है। अगला कहता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम होता क्या है, तो एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉम जो है माँ के दूध को जो स्टार्टिंग में जो जन्म लेते हैं कोई बच्चे हैं, तो स्टार्टिंग का 3 से 4 दिन का जो मिल्क होता है कुछ दिनों का, तो वो कहलाता है कोलेस्ट्रॉम। वो जो हल्का येलो रंग का, तो उसमें काफी एंटीबॉडी और पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कहता है हार्मफुल डिजीज पैथोजन से रक्षा करते हैं बच्चे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल हुआ कि किसी अंदर अदर कोई से मिल रहा है ना, मिल्क के, तो वो क्या है, मिल्क मिल रहा है। मिल्क क्या कर रहा है, मिल्क में जो सब्सटेंस है वो लड़ रहा है पैथोजन से, यानी हमारा सेल्स नहीं फाइट कर रहा है ना, तो दूसरा कोई फाइट कर रहा है, तो वो सब्सटेंस के थ्रू से फाइट हो रहा है, लेकिन हमारे सेल्स वो फाइट को नहीं कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। रेडीमेड एंटीबॉडी, जितने भी एंटीबॉडी का रेडीमेड ले लेते हैं तो वो क्या करेंगे, वो लड़ेंगे किससे, पैथोजन से। यानी कोई ऐसा मेडिसिन लिए तो हमारे सेल को नहीं बोल रहे पावर दे रहा हूँ, वो क्या रहा है एक्स्ट्रा सब्सटेंस लिया हूँ जो हार्मफुल पैथोजन को क्या मार रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी का। तो यहाँ पर एक्टिव कहा गया, तो एक्टिव का एक्चुअल एग्जांपल क्या होगा, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हो रहा है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ क्या। अब देखिएगा सेल्स मेडिएटेड रिस्पॉन्स,
यानी सेल कोशिका जो है अपनी क्षमता बढ़ाता है, यानी लड़ने की क्षमता या कोई भी चीज से स्टार्टिंग जो होता है वो किनके थ्रू से होता है। तो हमारी में इम्यूनिटी पावर जो होते हैं वो दो सेल्स के थ्रू से होते हैं। कौन? तो आप जान दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, आप जानते हैं कौन? टी लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा बी लिम्फोसाइट। टी बोले तो थाइमस ग्लैंड, थाइमस यानी हमारे छाती के प्लेस में जो यहाँ पर स्टार्टिंग में होता है बच्चे में, और टीनेजर आते आते एक्चुअल में वो क्या उसका साइज छोटी हो जाती है, थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है। थाइमस ग्लैंड छोटी होना यानी समझिएगा टी सेल्स का पावर धीरे धीरे घटना। लेकिन ऐसा नहीं कि टी सेल्स हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हमें रक्षा करते हैं हार्मफुल पैथोजन से। लेकिन कहा जाए कि अगर जब टीनेजर हो जाता है तो वो तो छोटा हो जाएगा साइज ग्लैंड का, थाइमस ग्लैंड का, तो हमारे टी सेल्स भी तो नहीं बनेंगे। तो टी सेल्स नहीं बनेंगे तो हमें पावर इम्यूनिटी कहां से मिलेगा? तो हमें दूसरा सेल्स आता है बी सेल्स, यानी बोन मैरो सेल्स। तो हमारा बोन मैरो क्या होता है? जो हमारा हड्डियां होती है बीच का, उनके बीच में जो सेल्स मौजूद होते हैं ना, वो बोन मैरो सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारा ये मेरुदंड हो देख रहे हैं आप, स्पाइनल कॉर्ड, उनके बीच भी जो सेल्स अंदर जा रहे हैं वो बोन मैरो सेल्स हैं। तो बोन मैरो सेल्स को एक्चुअल में टी सेल्स ही डेवलप करते हैं और उन्हें उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। नहीं, जाते जाते वो बी लिम्फोसाइट्स को तैयार कर जाते हैं कि वो अब का आगे का रक्षा प्रोटेक्शन जो है वो आपका काम है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, नहीं अपना खुद का रिस्पॉन्स देने वाला वो सेल्स तो खुद कौन होगा भाई? तो ऑप्शन क्या होगा? टी सेल्स, यानी थाइमस सेल्स को जो टी सेल्स कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जितने भी बताया है क्वेश्चंस वो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और इस सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाया है, तो लगभग 8 से 10 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो आप लोग से अच्छे से बन पाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।